बच्चों, तो मैं विकास तोमर और विकास चौहान सर, मेरा नाम विकास तोमर है और मेरे दोस्त विकास चौहान, हम लोग आज इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक स्टडी करेंगे, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स होती क्या है? देखो, इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी अगर हम एयर में, वैक्यूम में या फिर सेमीकंडक्टर्स में करते हैं तो वो सब्जेक्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है। तो हम सिंगल लाइन में अगर बोलना चाहें तो दिस इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एयर, वैक्यूम एंड इन द सेमीकंडक्टर। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इंजीनियरिंग की बात करें, तो उस केस में हम इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी मेटल्स के अंदर करते हैं, आप कंडक्टर्स के अंदर कह सकते हैं। तो वो केस होता है इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इलेक्ट्रॉन्स की स्टडी एयर में, वैक्यूम में या सेमीकंडक्टर्स में करते हैं। अब देखो, मैटर की बात करें यदि हम लोग, तो मैटर तीन प्रकार के होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं, जिसमें सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस हैं। सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैसेस में भी एटम्स होते हैं, और एटम्स के अंदर तीन मुख्य चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। सभी ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, एक छोटी सी बात है ये। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ देखना चाहते हैं कि जो अगर हम कंपेयर करें एक इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन के साथ कंपेयर करें कि कौन सा हल्का होगा, या इन तीनों का कंपैरिजन एक दूसरे से करें कि लाइट सबसे लाइटेस्ट कौन सा होगा, तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, सभी को पता है। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, कई सारे मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और प्रोटॉन का जितना मास है उतना ही मास हमारे न्यूट्रॉन का होता है। अगर हम इन दोनों का कंपेरेटिव एनालिसिस करते हैं तो हम पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो प्रोटॉन के मास का 1/1850 होता है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, कौन सा भारी हो गया, कौन सा सबसे ज़्यादा वेट रहेगा, किसका मास ज़्यादा रहेगा? प्रोटॉन का मास रहेगा। कितना ज़्यादा रहेगा? 1850 टाइम्स ज़्यादा मास है एक प्रोटॉन का एक इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अब हम सेल की या ऑर्बिट्स की बात करते हैं। सेल की या ऑर्बिट की बात करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक रूल बता दूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, एल्यूमिनियम की बात करता हूं। एक मैं एल्यूमिनियम ले लेता हूं, और हमें पता है एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो 13 होता है। कितना होता है जी? 13 होता है। ठीक है, अब मैं 13 बेसिकली क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल्यूमिनियम। अगर मैं इसको एक 13 होता है, तो मैं अगर मैं इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में कितने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो उसका एक बेसिक सा रूल है, एक फार्मूला है। उसमें कहता है कि किसी एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। देखो, और एक कंडीशन है, जो आउटर मोस्ट सेल होगा, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। कितने? 8 रहते हैं। ठीक है, जैसे हमें फर्स्ट सेल देखना है, जैसे माना 13 इसका फर्स्ट सेल में देखना है, तो फर्स्ट सेल की अगर बात करें तो मैं 2n² का फॉर्मूला लगाऊं, n कितना हो गया? 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो पहले में कितने रहेंगे जी? 2 रहेंगे। सेकंड जो सेल आएगा, अगर मैं सेकंड सेल की बात करूं तो सेकंड सेल में कितने आएंगे? सेकंड सेल में कितने आएंगे? कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? तो कर लो 2 इंटू सेकेंड का मतलब 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 दूनी 4 दूनी 8, इसमें 8 आएंगे। 4 5 6 7 8। ठीक, 8 2 10, कितने बचे? 3 बचे। लास्ट वाले में 3 आएंगे, 1 2 3। ओके, तो ये बेसिक रूल है 2n² वाला। इस रूल का यूज़ करके हम डिफरेंट सेल्स को भर सकते हैं। लेकिन ये बहुत फंडामेंटल है, और आपने इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स पढ़े होंगे, जैसे अबाउ है, हुंड का नियम है, 10th और 12th में बच्चे पढ़ते हैं, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम मूव करते हैं, थोड़ा सा और आगे जाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा कंडक्टर्स का एग्जाम्पल दूँ यदि, तो जो दो बेसिक सेमीकंडक्टर्स हैं हमारे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। देखो, ये जो सेमीकंडक्टर्स आते हैं हमारे, वो 4th ग्रुप के हैं। अगर हम एटॉमिक टेबल में देखें तो जनरली 4th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे सेमीकंडक्टर्स में आते हैं। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स बोलेंगे इन्हें हम। 2 प्रकार के होते हैं, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और कंपाउंड सेमीकंडक्टर। देखो, मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है, इसको आप लोग ध्यान से इसको याद भी कर सकते हैं, और ये आपको बहुत काम आएगी। 3rd ग्रुप, 4th ग्रुप और 5th ग्रुप, ये मैंने वहाँ से उठाया, एटॉमिक टेबल से उठाया है यहाँ से मैंने। तो यहाँ पे 3rd ग्रुप में जो है ये बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम, इंडियम, थोरियम। ठीक है, और 4th ग्रुप में सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऐसी 5th ग्रुप में है। तो यहाँ से हम देखें ध्यान से, जो 4th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे एज ए सेमीकंडक्टर काम आते हैं,
और थर्ड और फोर्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम एज ए डोपिंग यूज़ करते हैं, एज ए इम्प्योरिटी यूज़ करते हैं, जो हम एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। मैंने ये पीछे बता ही दिया आपको किस प्रकार से हम इसको भरते हैं, डिफरेंट सेल्स को भरते हैं। लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल लिया था इसका। ठीक है, और एक मेन चीज़ रह गई यहाँ पे कि जो आउटर मोस्ट सेल होता है, जो सबसे बाहर वाला सेल है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों बोलते हैं, इसका कारण आपको मेरे दोस्त हैं विकास चौहान सर, वो आपको बताएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं इनको हम। वो आपको एनर्जी लेवल के बारे में बताएंगे कि हम बाहर की तरफ जैसे जैसे मूव करते हैं तो एनर्जी लेवल हमारा कैसे बढ़ता जाता है। वैलेंस बैंड बताएंगे आपको, कंडक्शन बैंड बताएंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ अपने दोस्त विकास चौहान सर का। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी अभी आपको तोमर सर बता रहे थे कि क्या कहते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं आपके न्यूक्लियस के अराउंड। तो अगर आप ये देखें, आपको पता होगा कि ये आपको 12th वगैरह में पढ़ाया ही जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो सेल सबसे करीब की होती है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इनका एनर्जी लेवल काफ़ी कम होता है। जो इनसे दूर के होते हैं उनका एनर्जी लेवल और ज़्यादा होता है। जो सबसे बाहर होते हैं इनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये। ठीक है, आप चाहे कोई भी एटम अगर आप उठा लें, कुछ भी अगर आप उठा लें, तो जो मोस्टली कंडक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं वो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, ये फोर जो भी हैं, ठीक है, इनका एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा होता है। तो इनका एनर्जी लेवल निकालने के लिए एक फार्मूला है एनर्जी का, जिससे आप डिफरेंट ये देख सकते हैं। देखिए, ये फार्मूला है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का कि वो किस सेल में है, तो उसके पास कितना क्या कहते हैं उसके पास कितने इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी होगी। आप इस फार्मूले में एन की वैल्यू रखते जाइए 1 2 3, तो आपको देखो ये एनर्जी लेवल आपको मिल जाए। इतने इलेक्ट्रोवोल्ट, इतने इलेक्ट्रोवोल्ट, इतने इलेक्ट्रोवोल्ट। और जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप ये देख रहे हैं कि एन की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं, यानी जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं, आप आउटर सेल में जा रहे हैं जितना, उतनी एल की वैल्यू आपकी, उतनी आपकी एन की वैल्यू आपकी बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे आपकी एन की वैल्यू बढ़ती जा रही है उसका एनर्जी लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब आपको समझने वाली बात यह है कि तो जब ये सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा होती है। तो होता क्या है कि क्या कहते हैं, जितना आप आउटर मोस्ट सेल में जाते चलेंगे, अब आप ये देखें कूलॉम्स लॉ की तरफ, ये यहाँ पर प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, इन पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और हम कूलॉम्स लॉ में अच्छी तरीके से जानते हैं कि जितनी दूरी कम होती है चार्जेस के बीच, उतनी फोर्स ज़्यादा होती है। और जितनी दूरी अगर बढ़ती चली जाएगी तो उनके बीच में जो फोर्स है वो उनकी दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली टाइम प्रोपोर्शनल होता है। तो आप ये समझ पाएंगे जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है, उनके बीच का जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत कम होता चला जाता है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आउटर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी भी तो बढ़ती जा रही है। आपको ये भी देखना चाहिए। ठीक है, यानी आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जितनी ज़्यादा हायर एनर्जी है वो उतना आउटर मोस्ट सेल में है, और उतना ही वो लूजली बाउंड है अपने न्यूक्लियस के साथ। और जितना ही न्यूक्लियस लूजली बाउंड है अपने न्यूक्लियस के साथ, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकाल के ले जाना उतना ही आसान काम है। आप उस इलेक्ट्रॉन को और एनर्जी दे दीजिए, वो कूद के और अगली सेल में चला जाएगा, और एनर्जी दे दीजिए और आगे चला जाएगा। आप एनर्जी और ज़्यादा दे देंगे, वो उसको छोड़ के ही चला जाएगा। ठीक है, और जो वो इलेक्ट्रॉन जो छोड़ के चला गया, उसी को हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और यही हमारे यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हमें रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यही चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं इधर से उधर। और यही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए सबसे प्राइमरी चीज़ है आपके पास होने के लिए, वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आगे देखते हैं दोस्तों। भी हमने देखा था ये सारा का सारा कुछ कैलकुलेशन में देखी थी ना, इस फॉर्मूले के हिसाब से सब कुछ इलेक्ट्रोवोल्ट में था। ठीक है, अब समझते हैं कि इलेक्ट्रोवोल्ट में कि 1 इलेक्ट्रोवोल्ट कितने जूल के बराबर होता है। 1.6 × 10⁻⁹ जूल, इतनी एनर्जी वो कंटेन करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कोई भी अगर आपके पास कोई एटम है किसी चीज़ का, तो हम ये समझो उसकी जो पहली सेल है उसकी जो एनर्जी जो वो इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, वो हमने फार्मूले से निकाला, उसे हम सपोज करो E1 कहते हैं। जो सेकंड सेल उसकी अवेलेबल है, उसकी हम एनर्जी को E2 कहते हैं, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं। और अगर उसमें सिर्फ थर्ड ऑर्बिट अगर उसके अंदर है, तो उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको हम E3 बोलते हैं। वो आप कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं कि E3 में कितनी एनर्जी होती है। ठीक है, अब अगर उसका थर्ड ऑर्बिट ही उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो उसके पास उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सबसे ज़्यादा एनर्जी अपने आप को कंटेन करते होंगे, सबसे ज़्यादा एनर्जी उन्हीं के पास होगी। ठीक है, अब आपको एक समझने की बात है कि हमने अपनी लाइफ में 3 तरीके की चीज़ें सुनी हैं। अगर हम कंडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुने कि कुछ कंडक्टर होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को बड़े आराम से पास हो जाने देते हैं। कुछ हमारे इंसुलेटर होते हैं जो कंडक्शन या तो होने ही नहीं देते या बहुत आराम से नहीं होना
बिल्कुल मतलब कंडक्शन होने अपने अंदर से होने ही नहीं देते। इंसुलेटर जैसे रबड़ हैं, आपकी प्लास्टिक्स हैं, या वेरी गुड इंसुलेटर्स। अगर आप कहें एक तीसरी टर्म होती है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ये दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, डिपेंड करता है, हम इन्हें दोनों की तरह बिहेव करा सकते हैं। इफ़ यू वांट दे कैन बिहेव लाइक इंसुलेटर, इफ़ यू वांट दे कैन बिहेव लाइक अ कंडक्टर। दोनों चीज़ उनके अंदर पॉसिबल है। अब ये है कैसे, ऐसा क्यों, आपको समझना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट कराने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास एक मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ और उससे ज़्यादा अगर वो उतनी या उससे ज़्यादा अगर वो एनर्जी कंटेन करता है तो वो कंडक्ट करने में काम आ सकता है। ठीक है, उस मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट से लेके ऊपर तक जितनी एनर्जी लेवल अवेलेबल है वो सब हम कंडक्शन बैंड में गिनते हैं। इसमें गिनते हैं कंडक्शन बैंड। ठीक है, और एक एटम के पास मिनिमम से लेके मैक्सिमम कितना एनर्जी लेवल उसके पास ये है, ठीक है, वो उसका पूरा वैलेंस बैंड कहलाता है। और ये जो सबसे आखिरी लेवल है वैलेंस बैंड का, ये उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है कि उसके पास जो मैक्सिमम एनर्जी उसके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाएगी, ये वैलेंस बैंड का एनर्जी लेवल है, ये उसकी मिनिमम एनर्जी है उस न्यूक्लियस की, उसकी मैक्सिमम एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की जो उसके अंदर अवेलेबल है। और इसी तरीके से जो कंडक्शन के लिए मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो, और उससे ऊपर वो सारा का सारा हमारा क्या कहलाता है, कंडक्शन बैंड। ठीक है, अगर जो आपका क्या कहते हैं वैलेंस एनर्जी लेवल है वो कंडक्शन बैंड के मिनिमम एनर्जी लेवल से कम है, मतलब यानी आपके आउटर मोस्ट सेल के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसमें इतनी एनर्जी ही नहीं है कि वो कंडक्शन बैंड के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसके पास है ही नहीं, वो कंडक्ट कैसे करेगा। तो इन दोनों के बीच में सपोज़ करो यहाँ पे कुछ एनर्जी बैंड, मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, मैं ऐसा कह नहीं रहा। सपोज़ करो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रोवोल्ट चाहिए थी और यहाँ पर हो हमारे पास 3 इलेक्ट्रोवोल्ट थी, तो अभी तो इनके बीच में 2 इलेक्ट्रोवोल्ट का डिफरेंस हो गया ना। तो ये जो डिफरेंस है जिसकी वजह से वो कंडक्ट नहीं कर पा रहा है, ये कहलाता है हमारा एनर्जी गैप। क्या कहलाता है, एनर्जी गैप। अब बात समझते हैं कि इंसुलेटर के अंदर जो होता है, यानी जो हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास एनर्जी काफ़ी कम होती है, जित कंडक्शन बैंड से उसकी एनर्जी का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी उसके आउटर मोस्ट सेल को इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके कहीं वो कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा, जितना देना मतलब आराम से पॉसिबल नहीं है। इन नेचुरल कंडीशन ये इतनी आराम से कंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एक बात आते हैं, अगर हम बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है कि इनके जो ऑलरेडी जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास ऑलरेडी इतनी एनर्जी होती है कि जितनी कंडक्शन बैंड के मिनिमम से रिक्वायर्ड होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो आप ये समझ सकते हैं, इसमें ये कह सकते हैं, इसके इंसुलेटर में आप कह सकते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे से दूर हैं, इनके बीच में एनर्जी गैप है। ठीक है, और कंडक्टर में आप कह सकते हैं ये दोनों बैंड ओवरलैप करते हैं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी इतनी एनर्जी है कि वो कंडक्शन बैंड में लाई करता है, इसलिए ओवरलैप तरीके से दिखाया जाता है जैसे इसमें दिखाया गया। लेकिन जब बात आती है सेमीकंडक्टर की, तो आप इन दोनों के बीच में देखें कि इसका वैलेंस बैंड और जो कंडक्शन बैंड है, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को, जिसके पास इतनी एनर्जी है, अगर आप थोड़ी एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करते हैं, और एनर्जी देने के बहुत तरीके हैं, आप उसे हीट कर सकते हैं और बहुत तरीके हैं, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और बहुत तरीके हैं जिसके तरीके से आप एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसे एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन अब इस सेल में तो रुकेगा नहीं, इससे ऊपर कूद जाएगा और वो सीधा हो सकता है कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। कंडक्शन बैंड में गया तो अब ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, और इतनी एनर्जी आप नहीं देते तो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो जहाँ एनर्जी गैप कम है तो ये सेमीकंडक्टर है, जहाँ एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है ये इंसुलेटर है, जहाँ एनर्जी गैप है ही नहीं बल्कि ओवरलैप हो रहे हैं दोनों बैंड, ये हमारा कंडक्टर कहलाता है। आइए इसे एक तोमर सर आपको इसको अब एक अच्छे एग्जांपल के तरीके से आपको इसे समझाएंगे। दोस्तों ये तोमर सर अब आपको एक्सप्लेन करेंगे कंडक्शन बैंड का और क्या कहते हैं वैलेंस बैंड का फंडा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट सर। देखो सर ने जो बताया था अभी आप लोगों को कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड द कंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी गैप बेसिकली। देखो ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं ये आपको क्या शो कर रहा है, देखो ये अलग अलग एनर्जी, ये अलग अलग ऑर्बिट शो कर रहा है। ये पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट। देखो ऑर्बिट तो शो कर ही रहा है, इसके साथ साथ जो एनर्जी लेवल्स हैं, जैसे जैसे हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट की तरफ मूव करते जा रहे हैं, सबसे बाहर का जो ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनकी सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगी, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये जो बैंड शो दिख रहा है हम लोगों को, ये हमारा वैलेंस बैंड है। हमारा एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ मान लेते हैं, दिस इज योर, लेट अस कंसीडर दिस इज इलेक्ट्रॉन। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या शो कर रहा है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है।
अगर एक इलेक्ट्रॉन को फ्री होना है, एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन में पार्टिसिपेट करना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ मूव करना पड़ेगा कंडक्शन बैंड में। इस इलेक्ट्रॉन को हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये कंडक्शन बैंड की इस एनर्जी के बराबर हो जाए। लेकिन अगर हम इस वाली स्ट्रक्चर को देखें तो जो ये वाला जो गैप है, बेसिकली जो एनर्जी गैप है हमारा, यहाँ से और यहाँ के बीच में एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जिस एनर्जी को लेकर ये कंडक्शन बैंड में मूव कर सकता है। तो ये पॉसिबल इतना आसान तो है नहीं। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर शो करेगा, बेसिकली ये शो करता है हमारे इंसुलेटर को। अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे, तो सेमीकंडक्टर में हमारा जो एनर्जी लेवल है इस वैलेंस बैंड का, वो थोड़ा और ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। अगर मैं आपको इससे दिखाऊँ, थोड़ा और ऊपर हो गया, यहाँ पहुँच गया है, ठीक है। अब यहाँ से बड़ा आसान रहेगा, अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी दे दें इसको, इस इलेक्ट्रॉन को, तो ये आसानी से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। तो ये हमारा सेमीकंडक्टर है। अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करें यदि हम, अगर मैं बात करता हूँ एक कंडक्टर की बात करता हूँ, तो कंडक्टर के केस में अगर मैं इस एटम के वैलेंस बैंड की एनर्जी देखूं और उसके लिए कंडक्शन की एनर्जी देखूं, तो लगभग बराबर हैं दोनों। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है नहीं, दोनों ओवरलैप तो बराबर है। आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ये इसकी एनर्जी इससे कंडक्शन बैंड की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। यस, वैलेंस बैंड की एनर्जी कंडक्शन बैंड से बहुत ज़्यादा है, तो हमें कोई एनर्जी की जरूरत है ही नहीं। दोनों हम कह सकते हैं दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर पहुँचना बड़ा आसानी से हो सकता है। तो ये एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगता है कि बच्चों के लिए प्रैक्टिकली भी यहाँ से बड़ा आसान है समझना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए कंडक्टर, ए सेमीकंडक्टर एंड ए इंसुलेटर। ओके, थैंक यू।